आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की इस्राएली हमले में मौत के बाद आज रविवार के लिए अपनी चुनावी सभाएं रद्द करने की बात कही है। महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को एक्स पर लिखा कि मैं लेबनान और गजा के शहीदों के साथ, खास तौर पर हसन नसरल्लाह के साथ एकजुटता में खड़ी हूं। इस कारण मैं कल के लिए अपना चुनावी प्रचार रद्द कर रही हूं। इस दुख की घड़ी में हम फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। अब महबूबा मुफ्ती के इसी ट्वीट पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। भाजपा ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि हसन नसरल्लाह की मौत से महबूबा मुफ्ती को इतना दर्द क्यों हो रहा है। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। इसराइल पर हमला करने वाला हिजबुल्लाह कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती हैं। ये घड़ियाली आंसू हैं। लोग इनकी मंशा समझते हैं। जिस आदमी ने पूरी दुनिया में आतंक फैलाया था उसका मरना ही ठीक है। वहीं बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने इसे चुनावी स्टंट बताया है। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर इरवानी ने परिषद के 15 सदस्यों को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनके देश के राजनयिक परिसर या किसी राजदूत पर किसी भी तरह का हमला होता है तो तेहरान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इरवानी ने कहा कि ईरान इंटरनेशनल लॉ के तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने में बिल्कुल संकोच नहीं करेगा। राष्ट्र और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों की रक्षा के लिए ईरान हर संभव कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षा परिषद से अपील करते हैं कि इसराइल के खिलाफ निर्णायक फैसला लें ताकि ईरान खुद को युद्ध में धकेले जाने की स्थिति को टाल सके। शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित शिकायतों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज FIR पर मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि ED भाजपा का संग्रह एजेंट है। जो पैसा भाजपा के खातों में गया है और जा रहा है वह ED के माध्यम से जा रहा है। ED एक भ्रष्ट संगठन है। निर्मला सीतारमण के खिलाफ आरोप इसलिए दर्ज किए गए हैं क्योंकि उन्होंने अवैध रूप से धन जमा किया है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि ED ने उन्हें यह पैसा इकट्ठा करने में मदद की। ED और CBI इस देश में सबसे भ्रष्ट संगठन है और अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो वे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हैं। ओडिशा के सरकारी अस्पतालों में प्रदर्शनकारी नर्सों ने स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग से यह आश्वासन मिलने के बाद कि उनकी 10 सूत्री मांगें पूरी की जाएंगी, अपनी 4 दिन की हड़ताल वापस ले ली है। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा नर्सिंग कर्मचारी संघ के महासचिव अश्विनी कुमार दास ने कहा कि मंत्री के साथ चर्चा के बाद नर्सें शनिवार रात 11 बजे से काम पर लौट आईं। दास ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार द्वारा हमें आश्वासन दिए जाने के बाद कि हमारी मांगें जल्द ही पूरी की जाएंगी, हमने हड़ताल वापस ले ली। मंत्री ने कहा है कि सरकार हमारी मांगों से अवगत है और हमारे मुद्दों को हल करने के लिए एक अंतर्विभागीय समिति का गठन किया है। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले में संदिग्ध माओवादियों द्वारा लगाए गए IED विस्फोट में CRPF के 5 जवान घायल हुए हैं। यह विस्फोट उस समय हुआ जब सुरक्षा बलों के जवान एक नक्सल ऑपरेशन के लिए निकले हुए थे। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार को तर्रेम क्षेत्र के अंतर्गत चिन्नागेलूर CRPF कैंप से जवानों का एक दल डीमाइनिंग ड्यूटी पर निकला था। तर्रेम और गुंडम के बीच एक IED बरामद किया गया और इस IED को निष्क्रिय करने के दौरान गलती से इसमें विस्फोट हो गया, जिसमें 5 जवान घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए जिला मुख्यालय लाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज रविवार को शहर में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी की घटनाओं को हवाला देते हुए दावा किया कि दिल्ली में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और जंगल राज कायम है। देश की राष्ट्रीय राजधानी में लोग डरे हुए हैं। एक्स पर एक पोस्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत प्रभावी कदम उठाने होंगे क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था बनाए रखना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता
सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 209 पुलिस स्टेशन हैं। एलजी साहब को रोज़ाना कम से कम एक थाने का निरीक्षण करना चाहिए, वह क्यों नहीं जाते? जब पीडब्ल्यूडी या एमसीडी का काम आता है तो एलजी साहब दिल्ली सरकार के अधिकारियों को अपने साथ उन साइटों पर ले जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और दावा करते हैं कि उनके आदेश पर काम हो रहा है, जबकि यह दिल्ली सरकार का काम है। लेकिन जहां उनकी अपनी जिम्मेदारी है, जैसे पुलिस स्टेशनों का निरीक्षण करना, वे एक बार भी नहीं गए। आप नेता ने कहा कि आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली में डर का माहौल अभूतपूर्व है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बात करते हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि मुझे लगता है कि अब अधिकतर लोगों में आम सहमति है कि हरियाणा में चुनाव मौजूदा सरकार के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ होंगे और कांग्रेस को भारी बहुमत मिलेगा। प्रतिक्रिया, फीडबैक, भावना सभी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। मुद्दा 3 कृषि कानून, एथलीटों का अपमान, कृषि संकट, मध्यम वर्ग और युवा लोग, हर कोई तंग आ चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक उत्साही अभियान लड़ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस चुनाव को भारी बहुमत से जीतेंगे। जम्मू कश्मीर में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और हमारा गठबंधन शीर्ष पर है। दोनों दलों ने अपना घोषणा पत्र दिया है और भ्रम की भावना पैदा करने के सभी प्रयासों के बावजूद मैं इस राय पर हूं कि हम आरामदायक बहुमत के साथ सरकार बनाने में सक्षम होंगे। आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को न जाने क्या हो जाता है। चुनाव के समय प्रधानमंत्री की काया पलट हो जाती है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, भाषा की गरिमा का ख्याल रखें। चुनाव हैं, फिर से चुनाव होंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, देश मत हारने दीजिए। आप 2014 में 2 करोड़ की नौकरी के वादे पर आए थे, क्यों अपने वादों से मुकर गए? हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया है। उन्होंने हसन नसरल्लाह को मारने को ऐतिहासिक मोड़ बताया। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने उनसे हिसाब बराबर कर दिया है जो अनगिनत इसराइलियों और कई विदेशी नागरिकों की मौत के जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसराइल अपने दुश्मनों पर हमले जारी रखने के लिए दृढ़ है और नसरल्लाह की मौत इसराइल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी शर्त थी। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हसन नसरल्लाह को निशाना बनाने के उन्होंने निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि इसराइल ने एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अब दुनिया को नसरल्लाह डरा नहीं पाएगा। साथ ही इस्राएली सेना ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के कई कमांडरों और ऑपरेटिव्स को भी मार गिराया गया है। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने कल शनिवार को मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के मंत्रिमंडल में फेरबदल की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, जिसमें उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन को उप मुख्यमंत्री के रूप में पदोन्नत करना और वी सेंथिल बालाजी की मंत्रिपरिषद में वापसी शामिल है। शपथ ग्रहण समारोह आज 29 सितंबर को दोपहर 3:30 बजे चेन्नई के राजभवन में होगा। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत दी थी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा डेयरी विकास विभाग संभालने वाले मनोथंग राज सहित 3 मंत्रियों को हटा दिया गया है। बालाजी के अलावा डॉक्टर कोवी चेजियन, आर राजेंद्रन और एसएम नासर को शामिल किया गया है। उदयनिधि स्टालिन को तमिलनाडु का डिप्टी सीएम बनाए जाने पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये पार्टी नहीं है, ये पारिवारिक कंपनी है, पहले परिवार पर चलती है, देश पहले, इससे कोई मतलब नहीं है। ये पार्टी परिवार की, परिवार के लिए और परिवार द्वारा है, इसलिए अपने बेटा और बेटी को ही आगे करना है। भाजपा नेता ने आगे कहा कि परिवार और भ्रष्टाचार पार्टी के यही पिलर हैं। सोनिया गांधी राहुल को चाहती हैं, लालू यादव जी तेजस्वी को चाहते हैं, शरद पवार सुप्रिया को चाहते हैं, एम.के. स्टालिन उदयनिधि को चाहते हैं, मुलायम सिंह अखिलेश को चाहते हैं। इन्हें देश के बेटा और बेटी से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए चिंता केवल मोदी जी करते हैं। इन्हें सिर्फ अपने बेटा और बेटी की चिंता है, इसीलिए उदयनिधि का उदय और बाकी लोगों पर कोई फोकस नहीं।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाषण दिया और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के आतंकवाद से लेकर गजा और यूक्रेन में जारी हिंसा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर बात की। एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि कई देश अपने नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों की वजह से पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ देश जानबूझकर ऐसे फैसले लेते हैं जिनके परिणाम विनाशकारी होते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। दुर्भाग्य से उनके पापों का असर दूसरों पर भी पड़ता है, खास तौर पर पड़ोस पर। आज हम देखते हैं कि दूसरों पर जो बुराइयां लादने की कोशिश की गई वे उनके अपने समाज को निकल रही हैं। इसके लिए दुनिया को दोष नहीं दिया जा सकता, यह केवल कर्म है। दूसरों की ज़मीनों पर नज़र रखने वाले एक नकारा देश के बारे में पता चलना चाहिए और उसका मुकाबला किया जाना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगे शुक्रवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दिए भाषण पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमने कल इसी मंच से कुछ अजीबोगरीब बातें सुनी, इसलिए मैं भारत की स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर देता हूं कि पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी और उसके सज़ा से बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इसके विपरीत कृत्यों के निश्चित रूप से परिणाम होंगे। जयशंकर ने आगे पीओके पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब केवल एक ही मुद्दा सुलझाया जाना बाकी है। पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करे और आतंकवाद के प्रति अपने लंबे समय से चले आ रहे जुड़ाव का त्याग करे। जयशंकर ने यह भी कहा कि आतंकवाद विश्व की सभी मान्यताओं के विपरीत है। इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्री ने गजा में और यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध के लिए जल्द से जल्द समाधान निकालने की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और गांधरबल और बडगाम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा वापस मिलेगा। अभी तक भाजपा का कोई भी व्यक्ति हमें यह नहीं समझा पाया कि हमसे राज्य का दर्जा क्यों छीना गया। इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ। उन्होंने आगे कहा कि हम चुनाव के बाद राज्य का दर्जा वापस पाने का इंतज़ार करेंगे। अगर इसमें देरी हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास है। हम अपना राज्य का दर्जा ज़रूर हासिल करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कल शनिवार को कहा कि अगर मैं 3-4 महीने पहले रिहा हो जाता तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बना लेती। हालांकि केजरीवाल ने साथ ही ये भी कहा कि हरियाणा में अगली सरकार आम आदमी पार्टी के समर्थन के बिना नहीं बन सकती। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।